नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 1 अक्टूबर 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में जो इश्यूज हैं, पहला तो रहेगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई और मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि 0.5% जो है वो रेपो रेट को राइज किया गया है। ठीक है, तो उसके क्या मायने हैं वो समझेंगे। दूसरा हम आर्टिकल देखेंगे वो रहेगा एल्जाइमर से रिलेटेड। ठीक है, तीसरा हम आर्टिकल देखेंगे कि जो ये केमिकल यूज़ किए जाते हैं हमारे फार्मिंग में, तो उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको कैसे रेगुलेट करना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी आते हैं और बहुत सारी स्पीसीज़ धीरे धीरे ख़त्म भी हो रही है, जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान वाली चीज़ है। और एक हम देखेंगे स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड आर्टिकल। तो ये चार मुद्दे हैं, देखते हैं इनको। फर्स्ट, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा अभी 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट है वो राइज कर दी गई है। आर्टिकल है टाइटनिंग अप, दैट मीन्स अकोमोडेटिव जो स्टांस था, दैट मीन्स कि ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन हो सके मार्केट में और जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बने, इकोनॉमी फ्लो में आ जाए। वो जो पॉलिसी था अकोमोडेटिव पॉलिसी, उससे अब आरबीआई बाहर निकल रहा है। पिछले 2-3 मीटिंग्स में अगर देखें तो लगभग 190 बेसिस पॉइंट, दैट मीन्स 1.9% तक अभी रेपो रेट को राइज कर दिया है। रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें कॉमर्शियल बैंक्स या फिर जो भी मतलब फाइनेंशियल एंटिटीज होती हैं, वो आरबीआई से जब पैसा उधार लेती है ना, पर्टिकुलरली हम कॉमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब वो पैसा आरबीआई से उधार लेती हैं तो उनके बदले में जो रिटर्न देती है ना ब्याज, जिस रेट पे, उसी को रेपो रेट बोलते हैं। और इसके जस्ट अगर साइड में देखें तो रिवर्स रेपो रेट होती है जब बैंक के पास में एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, ठीक है, वो पैसा ले जा करके अगर उन्होंने आरबीआई में पार्क कर दिया, आरबीआई में डिपॉजिट करा दिया, तो आरबीआई उस डिपॉजिटेड अमाउंट पे कुछ ना कुछ उनको रिटर्न देगा ब्याज के तौर पे। तो जिस रेट पे वो ब्याज दिया जाएगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोल दिया जाता है। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है, कुल मिलाकर के रेपो रेट कितनी हो गई है? 5.9%। अब ये जो पॉलिसी चल रही है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, इसको पॉलिसी टाइटनिंग या टाइटनिंग पॉलिसी रेट बोला जा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट राइज करने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी की आएगी कमी। कैसे आएगी? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो क्रेडिट भी कॉस्टली बनेगा, तो जल्दी से कस्टमर जो है वो लोन नहीं लेगा, और जब लोन नहीं लेगा तो लिक्विडिटी की कमी आएगी। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होने का एक ये बेनिफिट भी होता है कि यहाँ पर रेपो रेट अगर ज़्यादा है तो बैंक भी क्या कोशिश करेंगे कि उनके पास में डिपॉजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा आए, जिससे कि वो आरबीआई से बिना उधार लिए लोन दे सके। तो ऐसे में बैंकों के पास में जब डिपॉजिट्स ज़्यादा आएंगे ना, तो उससे ये होगा कि मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आएगी, और मार्केट में जब लिक्विडिटी की कमी आएगी तो डिमांड भी कम जाएगी, और डिमांड कम होगी तो फिर ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल होना पॉसिबल हो पाएगा। तो ये आरबीआई के हाथ में जो काम है वो आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है कि 4+-2% की रेंज में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अब सच बात तो ये है कि इन्फ्लेशन अभी 6% से भी ज़्यादा जा रही है। जो अपर बैंड है, इसको अगर आप सेटल करो तो 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन को रखना होता है। तो यहाँ पर सच बात तो ये है कि 6 से ज़्यादा % पे इन्फ्लेशन चल रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अभी प्रीवियस मीटिंग्स को, अभी कल की जो मीटिंग हुई हो और उसकी प्रीवियस 2-3 मीटिंग्स हुई है, तो वो उन सबको इंक्लूड करते हुए क्या डिसाइड किया है कि जी हमें तो रेपो रेट को तो राइज, पॉलिसी रेट को तो राइज करना पड़ेगा, और वही चीज़ किया है। क्योंकि इन्फ्लेशन को टारगेटेड मैनर में जो रेंज है वैसे तो रखना है 4% पे, पर अगर वेरिएशन भी आए तो 2 से 6% के बीच में वेरी करे, 6% से ज़्यादा नहीं, 2 से कम नहीं। तो हमारे यहाँ पर चल रही है 6 से ज़्यादा, है कि नहीं? तो ये जो प्राइस प्रेशर है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या हो गया कि पिछले साल के कंपैरिजन में अब की बार कितनी महंगाई है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करना आरबीआई के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वही चीज़ सेंट्रल बैंक ने अभी की है। अब देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात करें तो एक्सपेक्टेशन क्या है? देखो आने वाले समय में ये बताया जा रहा है कि 2022-23 का टोटल एवरेज निकाला जाएगा ना, जब कंप्लीट हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन रहने वाली है 6.7%। ओके, जो कि आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, और 5% के लगभग इन्फ्लेशन होने के चांसेस बताए जा रहे हैं
नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, जिसको हम बोलेंगे कौन सा, 2023-24, 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर होगा, तब बोले थोड़ा और कंट्रोल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी एक साल का और मतलब 6-7 महीने का और अभी स्ट्रगल रहेगा आरबीआई के सामने। ठीक है, फिर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन में जो वॉलेटिलिटी है, जो वेरिएशन है या फिर जो रिस्क फैक्टर है, दैट इज फूड एंड कमोडिटी प्राइस। वो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरीके की अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, जिस तरीके से यूक्रेन वॉर को लेकर के, या फिर जो यूएसए के फेडरल रिजर्व के द्वारा इंटरेस्ट रेट राइज करनी है, यूरोप में रिसेशन का माहौल बना हुआ है, ये सारी परिस्थितियां मुश्किलें तो पैदा कर रहा है, नो डाउट। पर हाँ, ठीक है कि थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल की प्राइसेस अभी रिड्यूस हुई हैं, वो थोड़ा फेवरेबल है। फिर आ जाओ इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें। देखो जीडीपी की ग्रोथ रेट जो है ना, पहले एक्सपेक्टेड थी कि 7.2% से ग्रो करेगी 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में, पर अभी आरबीआई ने इसको फिक्स कर दिया है कितना, 7%। क्योंकि जिस पेस से ग्रो होना था, जो एक्सपेक्टेशन थी ना फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब शुरुआती 6 महीने जो थे 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर के, उसमें एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा ग्रोथ रेट रहेगी, पर वो 13% के लगभग रही, जो कि कम रही। ऐसे में आरबीआई ने टारगेट में अपने में क्या रख दिया, बोले 7% की ग्रोथ रेट रह सकती है जीडीपी की, अगर हम 2022-23 की बात करें। अब देखो इसमें बहुत से कारण हैं कि क्यों हम, एक तो आरबीआई अपनी तरफ से इंटरेस्ट रेट राइज करने के लिए मजबूर है, एक तो सबसे बड़ा कारण है इन्फ्लेशन जो हमने देख लिया। दूसरा, यूएसए का फेडरल रिजर्व है ना, वो लगातार हॉकिश स्टांस ले रहा है। हॉकिश का मतलब लगातार वहां पर इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है वहां की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा। ठीक है, अब वहां पर जब इंटरेस्ट रेट राइज होती है ना यूएसए में, ये बार बार बताता रहता हूं मैं, तो डॉलर स्ट्रांग होता चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने का मतलब हो गया कि हमारे मार्केट से पैसा निकलना और वापस चले जाना यूएसए के मार्केट में, क्योंकि यूएसए के मार्केट में इन्वेस्टर्स को रिटर्न अच्छा मिल रहा है, और रिटर्न अच्छा मिलेगा तो हमारे यहाँ पर डॉलर्स की आएगी कमी। डॉलर अगर कम हो गया तो रुपया अपने आप ही कमजोर हो जाता है। और लगता है कि आने वाले टाइम पर जब तक इन्फ्लेशन, देखो यूएसए में नॉर्मल टर्म्स में अगर देखें तो 2% के लगभग इन्फ्लेशन रहती है, अभी 8% के लगभग चल रही है। तो जब तक वहां पर इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं आती है, तब तक लगता नहीं है कि वहां का जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए अपनी ये हॉकिश स्टांस को रोकेगा, मतलब ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें भी अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, फिर देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने तो देखो कोविड के बाद में जिस तरीके से इकोनॉमी में ब्रेक लगे थे, उनको रिवाइवल देने के लिए अकोमोडेटिव स्टांस कंटिन्यू किया था। क्यों कि हमें इकोनॉमी को बढ़ाना था, पर अभी इन्फ्लेशन सरदर्दी बनी हुई है, इस वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट्स को हाइक किया है। अब देखो बात ऐसी है कि इंटरेस्ट रेट तो आने वाली मीटिंग्स में भी राइज होने के चांसेस दिख रहे हैं, पर हाँ ये हो सकता है कि अभी तक जितना एग्रेसिवली आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट राइज की है, अब की बार कमिंग मीटिंग्स में उतना एग्रेसिवली हाइक ना हो। चलो फिर वो तो टाइम बताएगा आगे क्या होगा। फिलहाल जो था वो तो यहाँ तक हो गया, इसी चीज को हम कंटिन्यू करते हैं आगे। मुद्दा वही है, इन्फ्लेशन रेट को टैकल करने के लिए आरबीआई के द्वारा इंटरेस्ट रेट का हाइक करना। आर्टिकल का नाम है द आरबीआईज प्लेबुक। आर्टिकल को लिखा है सुगाता भट्टाचार्य जी ने। मुद्दा ये ऊपर वाला तो आपको पता है ही। हाँ, एक चीज है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जब ये हुई तो उसमें एक मेंबर अशिमा गुप्ता जी जो थी, उन्होंने अपनी तरफ से एक बात कही कि बोला अब की बार हम 0.5% रेपो रेट राइज कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें कम एग्रेसिवली राइज करना चाहिए, 0.35% राइज करना चाहिए। पर फिर भी बचे हुए जो 5 मेंबर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हमें तो ज़्यादा ही चाहिए, तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट जो है रेपो रेट ऑफ 0.5% से राइज की। वो एक मेंबर ने फिर भी ये कहा कि भाई 0.35 ठीक रहेगा। अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन का तो ये आपको बता ही दिया, ग्रोथ रेट का बता ही दिया 7%, और जीडीपी का फर्स्ट क्वार्टर में ग्रोथ रेट थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट की थी, पर हुआ क्या, 13.5% से ग्रोथ रेट देखने को मिली। लग तो ये रहा था कि हाँ भाई 15%, 14-15% के लगभग ग्रोथ आ जाएगी, पर वो कम हुई। इसलिए फिर जीडीपी की एक्सपेक्टेशन कितनी बता दी आरबीआई ने, 7.2% जो पहले थी उसको कम करके 7%। ठीक है, अब देखो बात ऐसी है कि कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की ज़रूरत होती है। आज अगर हम देखें तो आज की परिस्थितियों में चैलेंज क्या है, मतलब क्या तो टूल्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं। अगर हम ओवरऑल मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी की बात करें उनके सामने, सबसे पहली चीज़ तो इंटरेस्ट रेट, नंबर 2 इज़ लिक्विडिटी, नंबर 3 इज़ एक्सचेंज रेट रिस्पॉन्स।
ये फिस्कल पॉलिसी दैट मीन्स गवर्नमेंट टैकल करेगी, और यहाँ पर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। तो मॉनेटरी पॉलिसी के लिए ये इम्पॉसिबल ट्रिनिटी है। जब भी कोई इकोनॉमी ओपन हो जाती है, ओपन का मतलब क्या हो गया, जब इंटरनेशनली हम इंटीग्रेट हो जाते हैं, ग्लोबल मार्केट में हमारा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, तो हमारी इकोनॉमी हो जाती है ओपन, कि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं, और पैसे का लेन देन भी चलता रहता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब आती है ना, तो उसमें जब भी देखा जाए तो मुश्किलें तीन निकल के आती हैं। वो तीन मुश्किलें यहाँ पर दिखा दी। एक तो इंटरेस्ट रेट्स, भाई ब्याज की दर क्या रखी जाए। जैसे हमने अभी देखा कि यूएसए में हॉकिश स्टांस लिए जा रहे हैं फेडरल रिजर्व के द्वारा, इस वजह से हमें मजबूरन हमें यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट राइज करनी पड़ रही है, क्योंकि डॉलर के कंपैरिजन में रुपी कम वीक हो रहा है, और ज़्यादा रुपी वीक होया हुआ हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रुपी कमज़ोर होता है तो उस केस में हम जो भी कुछ इंपोर्ट करते हैं उसके लिए हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, वो नुकसान कर देता है। लिक्विडिटी की बात करें, कितनी मेंटेन होनी चाहिए, अगेन डॉलर रुपी का कंपैरिजन देख लो और इन्फ्लेशन का टारगेट की बात कर लो, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा डिमांड, उतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन होने के चांसेस रहते हैं। फिर एक्सचेंज रेट की बात कर लो, डॉलर के कंपैरिजन में रुपी है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, उसको भी कंट्रोल करना अभी बहुत मुश्किल हो रही है। तो एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि एक बार आरबीआई को ज़्यादा माथा इधर नहीं लगाना चाहिए कि हाँ भाई डॉलर के कंपैरिजन में रुपी कमज़ोर हो रहा है, बजाय इसके हमें ध्यान किस पे देना चाहिए कि हमें इन्फ्लेशन टैकल करना हो। तो ये तीन चीज़ें जो होती है ना, वो इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के सभी उन इकोनॉमीज के लिए चैलेंज है जो कि ओपन इकोनॉमीज हैं, जो कि वर्ल्ड की ग्लोबल सप्लाई चेन है उनमें इंटीग्रेटेड है। तो इनको टैकल करना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये चीज़ हम देख ही रहे हैं कि भाई कौन से कंट्री ने क्या स्टैंड लिया है। अब जैसे हम अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात करें, यूरोप रिसेशन में फंसा हुआ है, महंगाई वहाँ पर पीक में चल रही है, एनर्जी क्राइसिस ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, रशिया से सप्लाई हो नहीं पा रही है क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगाए हैं यूरोप ने। ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर हाउस होल्ड कंजम्पशन और एनर्जी कंजम्पशन को रोकने की कोशिश की जा रही है वहाँ के बैंकों के द्वारा या फिर वहाँ के स्टैब्लिशमेंट के द्वारा यूरोप में। चाइनीज़ इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुकी है, चाइना में स्लो डाउन चल रहा है, स्ट्रक्चरल इशू है, रियल एस्टेट वहाँ का मतलब कोलैप्स कर चुका है। तो ये परिस्थितियाँ बन रही हैं। तो ऐसे में चाइना की करेंसी है वो भी डिक्लाइन कर रही है। कल हमने देखा था, हमारा जो एक्सप्लेन पेज का डिस्कशन था कि रुपी नो डाउट डिक्लाइन कर रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, पर और करेंसीज के कंपैरिजन में रुपी फिर भी स्टेबल है ना। तो वो परिस्थितियां क्या शो कर रही है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी डिस्टेबलाइज्ड है, इस वजह से भी हमें कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यूएसए वाला मुद्दा मैंने आपको बता दिया कि यूएसए में अभी इन्फ्लेशन लगता नहीं है कि आने वाले वक्त में जल्दी ही कंट्रोल आएगी। इसका मतलब यूएसए का फेडरल रिजर्व लगातार अभी हॉकिश स्टांस से कंटिन्यू करेगा, जिसकी वजह से डॉलर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और हमारे लिए फिर कहीं ना कहीं मुश्किलें और ज़्यादा बनती चली जाएंगी। तो ऐसे में आरबीआई जो है वो आने वाले टाइम पर इंटरेस्ट रेट राइज तो करेगा, हाँ, पर ये हो सकता है कि अभी तक जिस गति से या जिस परसेंट के हिसाब से उन्होंने राइज किया उतना ना हो। अब की बार थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में रेपो रेट को वो राइज कर सकते हैं। वैसे देखो, मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात आती है तो ज़्यादातर हमारा ध्यान होना चाहिए डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे, हमारी ग्रोथ कितनी है उस पर, और ब्रॉडर फाइनेंशियल कंडीशन क्या चल रही है। ब्रॉडर फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब फिर वो उसमें भी ये भी आ जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कितना चल रहा है। कल हमने देखा था जीडीपी का 2.8% के लगभग हमारा भी वो चल रहा है करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, क्योंकि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है क्रूड ऑयल एंड गोल्ड, इनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, और क्रूड ऑयल में तो हमें पता ही है कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसका 85% तो हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, राइट। तो उस केस में इसके अलावा ग्लोबल पॉलिसीज़ का भी असर हमारी पूरी पड़ती है ना, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जैसे गेहूं की महंगाई, गेहूं की सप्लाई में प्रॉब्लम आना, क्रूड ऑयल की सप्लाई में प्रॉब्लम आना, ये सारी मुश्किलें हमारे लिए फिर बनती हैं क्योंकि हम ओपन इकोनॉमी रह गए। और ओपन इकोनॉमी में देखो फिर बाद में पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का या ग्लोबल सप्लाई चेन का तो पूरा असर हमें देखने को मिलेगा। इंडिया की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो हमारे देश में ओवरऑल डिमांड है ना वो रेजिलियंट बनी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे यहाँ पर अभी भी लोग जो हैं वो पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिसेशन वाला माहौल बना हुआ है, नहीं, हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि डिमांड मेंटेन्ड है। दूसरी, क्यूमुलेटिव रेपो रेट की अगर बात करें तो अभी तक लगभग ये तो 140 बेसिस पॉइंट तो कब से, मई से, अभी जो लेटेस्ट जो हाइक है उसको छोड़ दें, वो कितना है 0.5 का, मतलब 50 बेसिस पॉइंट का अगर हाइक छोड़ दें जो कल किया गया है, तो ऐसे में पिछला 30 सितंबर से पहले तक कितना हाइक किया, 140 बेसिस पॉइंट, मतलब 1.4% का रेपो रेट राइज किया गया है। ठीक है, मतलब
रेपो रेट राइज करने के बावजूद भी डिमांड हमारे यहाँ पर बनी हुई है। इसका मतलब भाई डिमांड तो रोबस्ट, जितना डिमांड बनेगी ना उतना इकोनॉमी सही चलेगी। और वैसे सच बात हमें भी पता है कि ये जो इन्फ्लेशन है ये डिमांड साइड डिसरप्शन की वजह से, आई मीन सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से चल रही है। ये हम बार बार डिस्कस भी पहले कर चुके हैं। इसके और एविडेंसेस की बात करें कि हमारी इकोनॉमी कैसे रोबस्ट है, देखो टैक्स कलेक्शन चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे जीएसटी कलेक्शन हो, दोनों ठीक चल रहे हैं। सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो सर्विस सेक्टर में जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगातार राइज हो रही है। फर्स्ट क्वार्टर का जो डेटा रिलीज होया हुआ है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या फिर देखें इंपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो नॉन ऑयल, फॉर एग्जांपल गोल्ड की बात करें तो इंपोर्ट हम अभी भी कंटिन्यू बनाए हुए हैं। तो मिला, और इंपोर्ट कब होता है भाई, सीधी सी बात है, कंजम्पशन है तभी इंपोर्ट है। कंजम्पशन कब होगा, जब डिमांड है। डिमांड है इसका मतलब लोगों के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा घूमना शुरू हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो है वो इंडियन इकोनॉमी थोड़ी रोबस्ट परफॉर्म करी एज कंपेयर टू वेस्टर्न इकोनॉमीज या फिर ग्लोबल इकोनॉमीज, दूसरी और इकोनॉमीज की बात करें। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे इन्फ्लेशन की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। लगता ये है कि इस साल में तो 6% के नीचे आए इन्फ्लेशन, थोड़ा दूर का चांस लग रहा है क्योंकि फूड प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा है। और फूड प्राइस का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। अगर हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे हेडलाइन इन्फ्लेशन को देखें, अगर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन में से फूड एंड फ्यूल को माइनस कर देना तो हमारे पास बच जाएगी कोर इन्फ्लेशन। पर कोर इन्फ्लेशन है ना वो भी कम से कम इस साल के, अब जो सेकंड हाफ स्टार्ट हो गया है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक का, तो उसमें भी लगभग कोर इन्फ्लेशन 5.9% रहेगी। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन में डिफरेंस किस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। कोर इन्फ्लेशन में अगर आप फूड एंड फ्यूल को ऐड कर दोगे तो वह हेडलाइन हो जाएगी, ठीक है। और वैसे डिफरेंस आपको क्लियर है, उल्टा कर दो, चाहे हेडलाइन में से कोर फूड एंड फ्यूल को निकाल दो तो कोर बच जाएगी। तो ऐसी परिस्थितियों में देखो इन्फ्लेशन जो है वो कहीं ना कहीं आगे रहने वाली है कंटिन्यू, उसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन अगर है तो आरबीआई डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट को और राइज करेगा। अभी तक जो इंटरेस्ट रेट राइज की हुई है वो थोड़ी सी क्या है, एग्रेसिवली थी, अब कैलिब्रेटेड हो सकती है, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है। पर इसमें हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल भी अब इंटरेस्ट रेट राइज नहीं करेगा आरबीआई, जी बिल्कुल करेगा। फिर बात की जाए तो आरबीआई ने ज़्यादा फोकस किस पे किया है, रेट एक्शन पे, दैट मीन्स रेपो रेट को राइज करना। पर इसमें देखो मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंटरेस्ट रेट राइज करने के चक्कर में ये होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कंट्रोल हो सके, जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सके। पर इसके साथ साथ में अगर हम प्रीवियस स्टांसेस की बात करें तो आरबीआई ने रेट कॉरिडोर है ना उसको भी थोड़ा नैरो डाउन किया है। रेट कॉरिडोर क्या होता है, देखो जब आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट अनाउंस करता है ना तो उसमें अपर जो पॉलिसी रेट होती है वो जाती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, और लोअर जो रेट होती है वो होती है रिवर्स रेपो रेट। तो इनके बीच का जो गैप होता है ना एमएसएफ और आरआरआर के बीच का, इसी को बोल देते हैं रेट कॉरिडोर। इसको आरबीआई ने मई से ही नैरो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। प्रीवियस जो हमारे डिस्कशंस हैं इन्फ्लेशन को लेकर के, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर के, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। जो एक्सप्लेन पेज में हमने डिस्कस किया था डिटेल में, वो आप एक बार देख लेना। तो उसमें 1-2 टर्म्स और अच्छे से समझाई हुई है, वो और क्लियर हो जाएगी आपकी। तो कुल मिलाकर के देखो अकोमोडेटिव स्टांस को हटा करके अब आरबीआई थोड़ा सा मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ बढ़ रहा है, जो कि हमें पता भी है क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना मेन टारगेट है। फिर यूएसए की बात करें तो यूएसए में तो देखो वॉलेटिलिटी अभी बनी हुई है, हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो रुपी जो है वो तो देखो वीक होगा ही, इसको हम ये नहीं कह सकते कि रुपी और वीक नहीं होगा। बस फ़ायदा इतना सही होगा कि हम हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा और बढ़ा लें, एक्सपोर्ट के लिए हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग को राइज कर दें तो हमारा बेनिफिट हो सकता है। पर उसके लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में भी ग्लोबली डिमांड भी राइज होनी ज़रूरी है, जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबली देखा जाए तो रिसेशन का माहौल बना हुआ है। तो देखने वाली बात है। अब सवाल यह है कि आरबीआई अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये भी हमें पता है, क्योंकि आरबीआई डिमांड को तो कंट्रोल करवा सकता है क्योंकि लोगों के हाथ में कितना पैसा उसको कंट्रोल करके, पर सप्लाई को कंट्रोल कौन करेगा। यहां तो सप्लाई की वजह से महंगाई है, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ ऑप्शंस के साथ में काम किया जाए। तो कुल मिलाकर के फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी को कोलैबोरेशन में काम करना चाहिए, और ये बात तो बार बार बोली जाती है, ठीक है। और लगता यह है कि 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में ही हम 4% के लगभग जो हमारा टारगेट है उस तक हम पहुंचने की कोशिश कर पाएंगे, ठीक है। तो ये परिस्थितियां हैं भाई, रेपो रेट को, रिवर्स रेपो रेट को या फिर पॉलिसी को, आई मीन जो इकोनॉमी की परिस्थितियां हैं मॉनेटरी पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो समझिए। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट आर्टिकल है फाइटिंग द डार्क। देखो, ब्रेन से रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, दिमाग से जो भी रिलेटेड बीमारियां होती हैं उनको ट्रीट करने वाले। तो न्यूरोलॉजिस्ट के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था एल्जाइमर्स का। एल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें एक बंदा जो है वो भूलना शुरू कर देता है। कॉग्निटिव जो अटेंशन है, वो कॉग्निटिव मतलब समझदारी की बात, वो ख़त्म होने लग जाती है। ब्रेन है वो डिके करने लग जाता है। फिर उसका कोई इलाज ना होने की वजह से क्या दिया जाता है, फिर उनको पैलिएटिव केयर। और बहुत बार तो इग्नोर ये कह के किया जाता है एल्जाइमर्स की बीमारी को, क्या कि भाई कोई बात नहीं है, उम्र हो गई, उम्र के साथ में तो ब्रेन डेड होगा ही। पर वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो रही थी। तो ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकते हो कि एक इंसान की ज़िंदगी उम्र के साथ में नुकसान मतलब बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होती चली जाती है। और न्यूरोलॉजिस्ट के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज था। एल्जाइमर्स पहली बार डिटेक्ट हुआ था 1906 में, जिसमें ये देखा गया था कि इंडिविजुअल जो है वो कॉग्निटिव डिसऑर्डर का शिकार हो रहा है। दैट मीन्स समझ जो है वो खत्म हो रही है, दिमाग काम नहीं कर रहा है। और आज की परिस्थितियों में अगर देखें तो जितनी भी ड्रग्स अभी तक बनी थी एल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए, उनमें से 99.6% फेलियर आ रहा था। जबकि कैंसर के ट्रीटमेंट में फेलियर कितना था, 81%। मतलब कैंसर के ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा बुरे हाल हुए थे एल्जाइमर्स के ट्रीटमेंट में, कोई आउटकम ही नहीं मिल रहा था। अब क्या है कि बायोजेन और ईसाई करके ये दो कंपनियां हैं, इन फार्मा कंपनीज ने ये क्लेम किया है कि जी हमने एक तैयार कर ली है ड्रग जो कि एल्जाइमर्स को ट्रीट करने में सक्सेसफुली रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही है। नाम है लेकेनेमेब, ठीक है, लेकेनेमेब, ठीक है, ये नई ड्रग है। अब देखने वाली बात यह है कि इसके ट्रायल्स ये शो कर रहे हैं कि एल्जाइमर्स पेशेंट्स हैं उनमें जो थिंकिंग की प्रॉब्लम जो आती है, एक बार अगर प्रॉब्लम हो जाती है एल्जाइमर्स की, तो फिर सोचने की क्षमता कम हो जाती है और मेमोरी भी, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। बोला उसमें 27% इंडिविजुअल्स को हमने मतलब उनकी मतलब डिक्लाइन जो था ना मेमोरी लॉस का या थिंकिंग लॉस का, उसको हमने 27% तक रिड्यूस कर दिया इस दवाई का यूज़ करके। तो लेकेनेमेब जो है वो एक तरीके की एंटीबॉडी है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन में एक ग्रे कलर का प्रोटीन डिपॉजिट होता है उसको रिड्यूस करने का काम करेगी। और वो जो ग्रे कलर का प्रोटीन डिपॉजिट होता है उसका नाम होता है बीटा एमिलॉइड, ठीक है। ये अक्यूमुलेट होता है तो वो फिर हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं उनकी प्रोग्रेस को रोक देता है और उसी की वजह से फिर एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम होती है। अब डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका ये कहना होता है कि कॉग्निटिव इंपेयरमेंट आ जाता है जब भी ये ग्रे कलर का प्रोटीन डिपॉजिट होता है। और इसी प्रोटीन डिपॉजिट को कंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए इस थ्योरी को क्या बोला गया, एमिलॉइड हाइपोथेसिस, कि भाई जो एमिलॉइड एक्यूमुलेशन होता है ना, बेटा एमिलॉइड, बोला इसको अगर रोक दिया ना तो एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी तक जितनी भी दवाइयों पे रिसर्च हुई है ना एल्जाइमर्स को लेकर के, इस हाइपोथेसिस, एमिलॉइड हाइपोथेसिस पे ही चल रहा था, पर वो दवाइयां काम ही नहीं कर पाई। तो बीच में तो ये भी डाउट आने लग गया था कि एमिलॉइड हाइपोथेसिस है भी सही या गलत। पर जो नई ड्रग निकल के आई है बायोजेन और इजेन के द्वारा, दैट इज लेकेनेमेब, ये लेकेनेमेब जो है वो एमिलॉइड बिल्डअप्स को क्लियर करने में सक्सेसफुल रही है। और दूसरी चीज, इस दवाई ने, इस ड्रग ने एक चीज बड़ी काम की है कि कॉग्निटिव फंक्शन जो है ना उसको भी इफेक्टिवली ट्रीटमेंट दिया है। मतलब ये कि पहले की दवाइयां जो थी वो तो ज्यादातर इस एमिलॉइड, बीटा एमिलॉइड प्रोटीन को क्लियर करने में सक्सेसफुल हो रही थी, पर जो खोई हुई मेमोरी थी, सोचने की क्षमता जो लूज हो गई थी, उसको रीगेन करने में हेल्प नहीं कर पा रही थी। बट लेकेनेमेब जो है वो हेल्प कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल है। सो ओवरऑल देखा जाए वर्ल्ड में आज 5 करोड़ के लगभग लोग ऐसे हैं जो एल्जाइमर्स की वजह से पीड़ित हैं। पिछले 20 सालों में मोर्टेलिटी जो है इस डिजीज की वजह से वो लगभग 120% तक बढ़ी है। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। पर सच बात तो क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो उम्र का नाम दे करके इस बीमारी को इग्नोर कर देते हैं, ना तो वो ट्रीटमेंट लेते हैं, ना उनका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। इसका मतलब 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि एल्जाइमर से पीड़ित है। अब देखो शुरुआत हुई है, ये जो दवाई अभी निकली है ये और ज़्यादा कह सकते हैं ना कि मतलब सक्सेसफुली काम करे तो इसका बेनिफिट फिर बाद में लॉन्ग टर्म में ह्यूमैनिटी को डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, तो ये अल्जाइमर से रिलेटेड मुद्दा था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लेट द लैंड हील। आर्टिकल को लिखा है अजय वीर जाखड़ ने। इनका ये कहना है देखो कि नॉर्मली जब मैं उठता था बचपन में, रात को निकलते थे, पक्षियों की आवाज़ें आती थी, कबूतर उड़ रहे हैं, मतलब एकदम नेचुरल सिनेरियो देखने को मिलता था।
पर बोला आज के टाइम पे यूँ लगता है सुबह उठते हैं तो कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, कुछ स्पीसीज है वो गायब हो गई है। तो इसके पीछे राइटर सीधा पॉइंट बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे खेतों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है कि जो भी कोई एक्सटर्नल स्पीसी या मान लो कोई इंसेक्ट है, कोई पेस्ट है, कोई जानवर है, वो या कोई वीड है, खरपतवार जिसको बोलते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं जो खेतों में हम नहीं चाहते कि भाई ये नुकसान पहुंचा सकते हैं हमारे खेतों को, तो उनको ट्रीट करने के लिए एक पहल हुई कि भाई वीडीसाइड, पेस्टिसाइड या फिर केमिकल्स को हमें यूज़ करना चाहिए। तो हमने पेस्टिसाइड यूज़ किए और वो भी यूज़ करने का जो तरीका था वो तो अच्छे से अपनाया नहीं, और फार्मर्स ने अपनी क्रॉप को बचाने के लिए इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना सोचे समझे ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स अप्लाई कर दिए, जिससे कि वो पेस्ट या कोई बीमारी या कोई वीड को कंट्रोल कर सके, जिससे कि खेत की जो फसल है वो खराब ना हो। पर सच बात तो ये है कि सही परिस्थितियों में या फिर सही तरीके से एक एडिक्वेट क्वांटिटी में, एक प्रॉपर कैलकुलेटेड मैनर में अगर स्प्रेइंग होती तो शायद वो जो बायोडाइवर्सिटी है खेतों के आसपास में जो होती थी वो पूरी ख़त्म नहीं होती, जो कि लगातार डिक्लाइन की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो राइटर का मेन कंसर्न यही है कि आज की परिस्थितियाँ ये हैं कि बहुत सी आप देख सकते हो केमिकल्स का जो एप्लीकेशन होता है वो बिना सोचे समझे किया जाता है, इनडिस्क्रिमिनेटेड मैनर में, ठीक है। तो उसमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके लिए एक एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइड हो, स्टाफ प्रोवाइड किया जाए स्टेट्स के अक्रॉस, जिससे कि वो फार्मर्स को असिस्ट कर सके कि भाई कैसे आप केमिकल को अपने खेत में अप्लाई करो, जिससे कि खेत की बायोडाइवर्सिटी भी लॉस ना हो और जो आप पेस्ट, जिन इंसेक्ट से आप अपने खेत को बचाना चाहते हो उनसे भी बचाया जा सके। क्योंकि अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टरस साबित होता है, वो हमें अच्छे से पता है। तो ऐसे में एक ये नेशनल प्रायोरिटी के तौर पे हमें कंसिडर करना चाहिए कि खेतों की बायोडाइवर्सिटी को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। इसके लिए राइटर कुछ सजेशंस दे रहे हैं। पहला सजेशन तो ये है कि एक बिजनेस मॉडल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें फार्म में, खेतों में जो केमिकल इनपुट लगाया जाता है ना, उसके साथ साथ में सर्विस इंडस्ट्री भी ऑपरेट हो। कैसे? केमिकल नॉर्मली क्या होता है, फार्मर जाता है दुकान से खरीदता है, लिया, अपनी जो भी मशीन घर पे अवेलेबल हो उस मशीन का यूज़ किया और स्प्रे कर दिया उस केमिकल को खेतों में जा करके। उनको ये भी नहीं पता क्या क्वांटिटी लेनी है, खेत की क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे में जो भी केमिकल इनपुट इंडस्ट्री है ना, वो अगर सर्विस देना शुरू कर दे तो वो अपने लोगों को भेजे खेतों में कि तुम लोग जाओ और वहाँ पर देखो उस खेत की क्या रिक्वायरमेंट है और उसके हिसाब से फिर बाद में स्प्रे किया जाए। इससे क्या होगा, जो केमिकल पॉल्यूशन है ना सॉइल में या फिर केमिकल पॉल्यूशन है खेतों में, वो कंट्रोल हो पाएगा। और इसके लिए देखो बहुत से मॉडल्स अवेलेबल हैं। अब नॉर्मली तो क्या होता है कि कंपटीशन रहता है केमिकल बेचने वाली कंपनियों के बीच में भी, तो दुकानदार भी कौन सा माल बेचता है जिसमें उसको ज़्यादा मुनाफा होता है। तो बोले इस मुनाफे के चक्कर में एक तो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट बिकते रहते हैं और दूसरा फार्मर उस केमिकल को ले जाकर के खेत में बिना सोचे समझे डाल देता है। तो बोलो बहुत प्रॉब्लम आती है उस चीज़ से। तो क्या किया जाए, इसके लिए सिंपल है, सर्विस और अवेलेबल करा दो। उसके लिए चाहे आप 10% एक्स्ट्रा चार्जेस कर लो। क्यों? वो 10% एक्स्ट्रा चार्जेस जो होंगे ना, वो लॉन्ग टर्म में उस फार्मर के खेत की ज़मीन को कितना बचा लेंगे वो हम समझ सकते हैं। तो पहला पॉइंट। दूसरा, शॉपकीपर्स को ये कहा जाए कि भाई आपसे जो कोई भी फार्मर कोई केमिकल परचेज करके लेके जा रहा है तो आप गवर्नमेंट के एक पोर्टल पे अपडेट कर दोगे रियल टाइम में। इससे क्या होगा, प्रॉपर ट्रेसिंग होना पॉसिबल हो पाएगी कि भाई कितना केमिकल एक फार्मर अपने खेत में लगाने के लिए ले जा चुका है, जिससे उसकी क्वांटिटी का पता पड़ जाए और कल को ना हमें एकदम से कोई एक्शन लेना पड़े, या ये हो कि भाई अब फार्मर को केमिकल नहीं देना है, या फार्मर को बता दिया जाए कि भाई तेरे खेत में ऑलरेडी इतना केमिकल लग चुका है, तो एक चीज से बचने के चक्कर में 10 बीमारी और पाल रहा है तेरे खेत में, तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। तीसरा, क्यूआर कोड का मैंडेट कर देना। कैसे? कि जो कंपनी के जो केमिकल पैकेजेस होते हैं उन्हीं पे क्यूआर कोड लगा दिया जाए। अब क्यूआर कोड से क्या होगा, उस प्रोडक्ट को ट्रेस करना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि स्कैन करो, इनपुट हो गया और उसको आप अपलोड कर दो जो भी आपका पोर्टल बनाया हुआ है कॉमन। अब वहां से क्या हो जाएगा कि किस फार्मर के पास में कौन सा केमिकल किस कंपनी का कितनी क्वांटिटी में पहुंचा है, इस तरीके से पूरा आइडिया लग जाएगा। तो इससे क्या है, बेटर एडवाइजरी भी इशू करना पॉसिबल हो पाएगा। और अगर फार्मर ने केमिकल अप्लाई कर दिया उसके बावजूद भी खेत में उपज नहीं आ रही है, तो उसका पता पड़ जाएगा कि भाई पिछले साल तूने ये केमिकल ऐसे ऐसे डाला था,
है ना, तो उसका बैकग्राउंड भी क्लियर हो जाएगा ना, तो वो एक सही तरीके से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए, वो चाहे फिर वो फैक्ट्री हो, चाहे शॉपकीपर हो, या फिर फार्मर खुद क्यों ना हो। ठीक है, और चौथा सजेशन दे रहे हैं, इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की ज़रूरत है, क्योंकि सीधी सी बात है कि रेगुलेशन अगर नहीं होगा तो फिर बाद में वो ही इनडिस्क्रिमिनेट मैनर में यूसेज तो कंटिन्यू रहेंगे, प्रॉब्लम फिर ठीक नहीं होगी। अब इसमें सबसे बड़ी मुद्दा क्या आ रहा है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जो है ना, वो आप देख सकते हो कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी को ये ऑर्डर करके ये डिसाइड करना चाहिए कि वो रेगुलेटर जो वो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर हो, क्योंकि केमिकल मिनिस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो फर्टिलाइजर रिलेटेड मिनिस्ट्री है, अगर उनके अंडर में रहेंगे तो ये इतना अटेंशन पे नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान किस चीज़ का है। हम भी देखते हैं कि जब भी खेतों में कोई केमिकल अप्लाई किया जाता है तो फूड चेन में एंटर होकर के हमारी बॉडी तक भी पहुंच जाता है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में जब वो रेगुलेटर होगा तो वो सोच समझ करके काम करेगा कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से केमिकल की कितनी एप्लीकेशन ठीक है और कितना उसको रिड्यूस करना है एप्लीकेशन को। तो इस तरीके से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का होना ज़रूरी है। तो राइटर का एक ही चीज़ कहना है, बायोडाइवर्सिटी को बचाना है तो ये कुछ सोल्यूशंस हैं, इन पे काम किया जाए। तो पेस्टिसाइड्स का जस्टिफाइबल यूज करना, उसके लिए ये आर्टिकल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वच्छ भारत नेक्स्ट स्टेप्स। देखो, स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था 2014 में। ठीक है, नैना लाल किदवई जी के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। 75 साल हमारे इंडिपेंडेंस के हो ही रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सैनिटेशन से रिलेटेड जो गोल है उसको अचीव करने के लिए स्वच्छ मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था, उस टाइम पर हमारे यहाँ पर सैनिटेशन का कवरेज कितना था? केवल 39%। गाँव की बात करें तो 55 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घरों में टॉयलेट फैसिलिटी ही नहीं थी। इसके चलते लोगों की हेल्थ और उनकी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी, मेनली वुमेन और बच्चे। ठीक है, तो ऐसे में पुअर सैनिटेशन की वजह से फिर हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि खराब पानी या खराब सीवेज मटेरियल जाकर के अगर किसी पानी के बड़े तालाब में जाकर के गिरे और उसको फिर बच्चे पिए तो डेफिनेटली बीमारियां भी फैलेंगी। तो ऐसे में पुअर हाइजीनिक कंडीशन होना ये मुश्किलें पैदा कर देता है। दूसरी चीज़, जब आसपास में साफ़ सफाई मेंटेन नहीं होती है ना, तो बच्चों की ग्रोथ पे भी असर पड़ता है। फिजिकल ग्रोथ की अगर बात करें, स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम, जैसे उम्र के साथ में जितनी हाइट होनी चाहिए उसमें भी कमी आती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीमारियों का बर्डन बढ़ा। बीमारियों का बर्डन बढ़ा, इसका मतलब एक अच्छी काया नहीं बनी तो अच्छी माया कहाँ से करोगे भाई? पैसा कहाँ से कमाओगे? पहला सुख निरोगी काया ही बोला जाता है। पहला सुख निरोगी काया, जिसका मतलब हमारे शरीर, राइट। तो काया को ठीक करना जरूरी है, तब जाके माया, दैट मीन्स इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन हो पाएगा। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट रिलीज हुई जिसमें ये बताया गया था कि भाई इंडिया में 2006 के हिसाब से अगर देखें, इंडिया में जीडीपी का लगभग 6.4% का नुकसान होता है, क्योंकि टॉयलेट और सैनिटेशन यहाँ पर प्रॉपर मेंटेन्ड नहीं है, या टॉयलेट्स और सैनिटेशन फैसिलिटी की कमी है। और अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो हर साल लगभग 38.5 बिलियन डॉलर्स का बोला नुकसान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में ये इकोनॉमिकल कॉस्ट भी आ गई, हर तरीके से नुकसान में चले गए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च हुआ, जिसका काम क्या था? ओपन डेफिकेशन फ्री सोसाइटी बनाना, कि खुले में शौच कोई भी ना करे। कम्युनिटी को इंसेंटिवाइज करना, कम्युनिटी टॉयलेट्स बनवाना, घरों में टॉयलेट बनवाना, टॉयलेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, और इसी को गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पुश दिया। इसमें सिविल सोसाइटी का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट सेक्टर, एनजीओ, सबका पार्टिसिपेशन इंश्योर हुआ। और आप खुद देखो, वर्ल्ड का ये बहुत बड़ा, अभी तक का सबसे बड़ा बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम था। बिहेवियर कैसे? क्योंकि लोगों की टेंडेंसी हो गई थी कि यार शौच के लिए तो बाहर ही जाना है, आदत पड़ गई थी। उस आदत को बदलना बहुत बड़ी चीज़ थी। ठीक है, और अल्टीमेटली 2 अक्टूबर 2019 को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कंट्री के द्वारा खुद को डिक्लेयर कर दिया कि हम ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए। तो ये तो था फर्स्ट फेज। सेकंड फेज है वो 2020 में स्टार्ट हुआ, जो कि 2025 तक चलेगा। इसमें टारगेट क्या है कि फर्स्ट फेज के जो अचीवमेंट्स है उसको कंटिन्यू किया जाए, और क्या किया जाए कि लिक्विड सॉलिड जो वेस्ट तैयार होता है उसको प्रॉपर ट्रीट किया जाए, जिसमें टेक्नोलॉजी और प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट भी हो। अभी जो सेकंड फेज चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का, इसके 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स को यहाँ पे राइटर के द्वारा हाईलाइट किया जा रहा है। नंबर 1 इज द लाइट हाउस इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पे ये प्रोग्राम लॉन्च किया है स्वच्छ भारत मिशन सेकंड फेज के अंडर में, जिसमें 75 ग्राम पंचायतों को आइडेंटिफाई किया गया अक्रॉस 15 स्टेट्स,
और इसका फर्स्ट फेज चल रहा है किसका, लाइट हाउस इनिशिएटिव का, जो कि स्वच्छ भारत मिशन का सेकंड फेज का पार्ट है। इसमें क्या काम किया जा रहा है कि गांवों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाए, जिसमें गांव के लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का, या फिर डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल, हर लेवल पे जो भी ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे कि प्रॉब्लम को, जो सैनिटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। इसमें मैनेजमेंट हो रहा है हाउस होल्ड लेवल पे, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की इनकी विलेज लेवल पे। काम क्या है कि कैसे भी करके बीमारियां रुकेंगी तो उसका बेनिफिट सोसाइटी को लंबे समय में मिलेगा। हाइजीनिक सराउंडिंग से, हाइजीनिक मैनर में अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट रखेंगे तो हेल्दी बॉडीज होंगी, और हेल्दी बॉडीज होंगी तो बीमारियां कम होंगी, बीमारियां कम होंगी तो फिर वो डेफिनेटली इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन उनका बेस्ट रहेगा। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन लगातार लिया जा रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी का पार्टिसिपेशन, जिससे कि कम रेट पर भी हम अच्छी क्वालिटी का फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके हमारे लोगों को। सेकंड पिलर है दैट इज इंडियन सैनिटेशन कोalition। इसमें क्या किया जा रहा है, मल्टी स्टेक होल्डर जैसे कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिविल सोसाइटी, मीडिया, डोनर, सबको साथ में ला करके और काम किया जा रहा है। और आईएससी की अगर बात करें ना तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आगे आई हैं, जैसे आप देख सकते हो आईटीसी, जिंदल स्टील, पावर, जीएसडब्ल्यू, नायरा, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है ना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसके अंडर में अपनी तरफ से पार्टिसिपेशन दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी भी मिल रही है, पैसा भी लग रहा है, और इसके फायदे क्या हैं लॉन्ग टर्म में इंडिया की प्रोग्रेस। तो कुल मिलाकर के जो आप देख सकते हो इंडिया सैनिटेशन कोalition है आईएससी, ये लगातार गवर्नमेंट का एक फोकस रहेगा कि एक इंटरलिंकिंग तैयार हो सके, किसके बीच में, स्टेक होल्डर्स के बीच में, प्लस जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके, और वॉश जो है उसके बीच में। वॉश क्या है, वाटर फैसिलिटी एंड सैनिटेशन और हाइजीन, इनको मेंटेन करना, और इसमें हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर, न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, इन सारी चीज़ों पर इसका असर देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो स्वच्छ भारत मिशन का जो कंट्रीब्यूशन है वो लंबा है, ठीक है, और बिहेवियरल चेंज तो जरूरी है ही, पर साथ साथ में जो चीज़ें काम हो, जो लाइट हाउस का जो प्रोजेक्ट है, जैसे हमने इनिशिएटिव की बात की, तो 75 ग्राम पंचायतें रोल मॉडल का काम करेंगी बाकी पंचायतों के लिए, कि कैसे हम हमारी लोकल एरिया को कैसे हाइजीनिक बना सकते हैं सैनिटेशन को मेंटेन करके। तो ये थे पूरे मुद्दे जिनको हमें देखना था। और लास्ट में एक आर्टिकल है जिसमें ये यहाँ पर आप देख सकते हो कि मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, जिसमें जो इंडियन क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जो है वो मोबाइल फ़ोन से बहुत दूर रहते हैं। ये बात किसने अनाउंस की, जो फॉर्मर कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम रवि शास्त्री जी ने। बेसिकली होता क्या है, देखो मोबाइल फ़ोन्स की वजह से नींद प्रॉपर नहीं हो रही है, ठीक है, लाइफस्टाइल बिल्कुल बिगड़ चुकी है। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बैलेंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होता क्या है कि जब हम रात को सोने वाले होते हैं तब उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन देखते हैं तो हमारी बॉडी में एक एंजाइम क्रिएट होता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, सोते टाइम पे, ठीक है। पर होता क्या है कि जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो उससे ब्लू एलईडी लाइट निकलती है, और वो फिर आंखों के थ्रू हमारी बॉडी को कंफ्यूज करती है कि ये रात नहीं है भैया, दिन है, और वो फिर बाद में ये जो मेलेटोनिन जो एंजाइम रिलीज होना होता है उसकी क्वांटिटी को रिड्यूस कर देता है या रोक देता है, और उसकी वजह से फिर हमें नींद नहीं आती। वैसे डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कम से कम 8 घंटे हमें सोना चाहिए, बट एवरेज जो लोग फ़ोन यूज़ करते हैं, एवरेज ये निकल के आया कम से कम 2 घंटे लोग जो है वो फ़ोन पे ख़त्म कर रहे हैं अपने। इसकी वजह से उनकी नींद टाइम पे होती नहीं है, और फिर बाद में देखो एंजाइटीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, कुछ ना कुछ रेपरकशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि नींद ही सबसे बढ़िया हीलिंग मेथड है अगर कोई भी प्रॉब्लम की हम बात करें, ठीक है। तो ये मुद्दा और ऐड करना था, डिस्कशन यहीं ख़त्म है। ओके, थैंक यू वेरी मच।